Hello everyone, my name is Smith Patel. In today's lecture we are going to learn about the multiplying factor. ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये अकेला वैट मीटर के अंदर यूज़ होने वाला टर्म नहीं है, ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। वोल्ट मीटर, ए मीटर में भी हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ किया है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर और ए मीटर की स्केल एक्सटेंड हुई थी। अब यहाँ पे उसका यूज़ थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो इसके लिए हमको उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। दिस आर द टर्म्स वी आर गोइंग टू लर्न। आई विल गो थ्रू एवरी टर्म वन बाय वन। स्टेट द नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द वैट मीटर टू फाइंड आउट मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द गिवन वैट मीटर. Third one is select the proper range of connection and connect the wattmeter with the correct terminal. Last point is extension of the range of wattmeter. So we are going to learn these 4 topics today. This is the concept map for the multiplying factor of the wattmeter. ठीक है, एक बार ध्यान से ये पूरे पांचों के पांचों टर्म्स को पढ़ो. फर्स्ट टर्म है नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. सेकेंड इज सिलेक्ट द प्रॉपर रेंज एंड कनेक्ट द wattmeter with the select the proper range and connect the wattmeter with the correct terminals. Third one is the range extension, calculation of multiplying factor and formula of multiplying factor. Okay, now what is the need of multiplying factor, right? कि multiplying factor का need क्या है, क्यों हम लोग multiplying factor यूज़ करते हैं. ठीक है, अब अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट देखोगे wattmeter, जनरली दिस इज द wattmeter, राइट. सो इसके अंदर मेन 4 टर्मिनल्स रहते हैं, राइट. मेन, लोड, कॉमन एंड वोल्टेज. सो अगर आपको वोल्टेज एक्सटेंड करना है, ठीक है, आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपको ज़्यादा वोल्टेज मेजर करने के लिए आपका जो वैट मीटर है वो आपको ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ईजिली वोल्टेज रेंज को चेंज कर सकते हो. यहाँ पे अगर 100 होगी, यहाँ पे 150 होगी, यहाँ पे 300 होगी. ठीक है, तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करोगे. ठीक है, अगर 230 वोल्ट इनपुट वोल्टेज होगा सप्लाई का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी रेंज वोल्टेज की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 300 वाली. तो वोल्टेज का जो टर्मिनल है वो आपको 300 सिलेक्ट करना पड़ेगा. सेम वे करंट की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं ऑन अ वैट मीटर. सो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो 4 टर्मिनल्स है उनका क्या यूज़ है, राइट. पहले तो हमने ये 4 टर्मिनल के बारे में सुना था, आज दूसरे 4 टर्मिनल के बारे में बात करेंगे. सो उससे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है. तो इट इज़ द इवन इंटीजर वैल्यू. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बता रहे हैं ये लोग. एक इंटीजर वैल्यू है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर है, राइट. तो एक इंटीजर वैल्यू होगी बाय विच एक्चुअल रीडिंग ऑफ द वैट मीटर नीडेड टू बी मल्टीप्लाइड. मतलब क्या कि जो वैल्यू आपको वैट मीटर के ऊपर मिलेगी उस वैल्यू को आपको वो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको ओरिजिनल वैट मीटर की रीडिंग मिलेगी. समझे. तो ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिससे कि आप ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद आपको आंसर मिलता है, वो आपका एक्चुअल पावर कंजम्पशन होता है. ठीक है, व्हेन ऑब्जर्व्ड इट इज सीन दैट द वैटमीटर इज हैविंग 2 टर्मिनल ऑफ वोल्टेज रेंज सिलेक्शन एंड एटलीस्ट 2 टर्मिनल ऑफ करंट रेंज सिलेक्शन. किसी एक वैटमीटर के ऊपर 2 टर्मिनल्स वोल्टेज रेंज सिलेक्ट करने के लिए होते हैं और कम से कम 2 टर्मिनल्स होते हैं करंट रेंज सिलेक्ट करने के लिए. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये क्या है, वोल्टेज रेंज सिलेक्ट करने के लिए है, और ये जो टर्मिनल्स है वो क्या है, करंट रेंज सिलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं. ठीक है, बट द मेकिंग ऑन द वैटमीटर स्केल इज बट द मार्किंग ऑन द वैटमीटर स्केल इज मार्क ओनली विथ 1 स्केल. सो अगर आप देखोगे ना कोई भी वैटमीटर, तो उसके ऊपर जो स्केल है वो एक ही होगी. ठीक है, वो मल्टीपल स्केल वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे एक ही स्केल होती है. तो अगर आप वोल्टेज चेंज करते हो, वोल्टेज की स्केल चेंज करते हो, अगर करंट की स्केल चेंज करते हो, तो आपका आंसर जो है चेंज हो जाएगा. तो फिर वो रेंज जो है, ये वाली एक्चुअल रेंज जो है वो यूज़फुल होगी क्या, नहीं. तो हमको आंसर भी चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ला सकते हैं. ठीक है, knowing the multiplying factor, user will only have to multiply the obtained reading by the multiplying factor. अगर कोई भी रीडिंग आपको ऊपर मिलती है वैट मीटर के ऊपर, उसको सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा. दिस विल गिव द करेक्ट रीडिंग ऑन अ सिंगल प्रिंटेड स्केल ऑफ वैट मीटर. मतलब उसके लिए फिर आपको एक ही वैट मीटर पे मल्टीपल स्केल जो है वो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्केल रहेगी.
जस्ट आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करते जाना है, ठीक है। और वो चेंज कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। अभी ये जो देखिए आपका वैट मीटर का एक मॉडल है, राइट, जिसके अंदर मेन 4 टर्मिनल्स कौन से होते हैं, एम, सी, एल, वी, मेन, लोड, कॉमन एंड वोल्टेज, राइट। नाउ देर आर अदर 4 टर्मिनल्स विच आर नेम्ड एज E1, E2, B1 एंड B2, राइट। तो ऐसे 4 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। वो जो 4 टर्मिनल्स है वो है करंट रेंज को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपकी करंट रेंज है लोअर करंट रेंज, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ 5 एम्पियर आपकी करंट की रेंज है, तो आपको ऐसे कनेक्शन करना है जो कि कम रेंज के लिए यूज़फुल हो। सपोज अचानक से आपका जो लोड है वो ज़्यादा करंट का कनेक्ट कर दिया आपने, मतलब कि 10 एम्पियर, पहले 5 एम्पियर था अभी 10 एम्पियर है, तो उसके लिए आपको सेम कनेक्शन यूज़ करते नहीं आएंगे, कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो हायर करंट, लोअर करंट, 2 रेंज होती है, वो कनेक्शन कैसे करने हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से पढ़िए, द मेटल लिंक इज प्रोवाइडेड टू कनेक्ट टर्मिनल E1, E2, B1, B2। देखिए ये एक मेटल लिंक है इनके बीच में जो कि कनेक्ट करती है E1, E2, B1, B2 को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अगर आपका करंट का रेंज जो है वो कम है तो आपको कौन से टर्मिनल कनेक्ट करने हैं, B1 और B2 को कनेक्ट करना है। देखो when the B1 and B2 are connected, low range of current is selected, मतलब करंट की रेंज क्या होगी, कम सिलेक्ट होगी, जैसे कि 5 एम्पियर। बट when B1 on E2 and E1 and B2, ठीक है, ऑड कॉम्बिनेशन, देखो B1 और E2 और E2 and B1 आर कनेक्टेड, ठीक है, जो मैंने ब्लैक लाइन से दिखाया यहाँ पे, अगर ऐसे कनेक्शन किया तो आपका करंट की रेंज क्या होने वाली है, एक्सटेंड होने वाली। तो करंट की रेंज अभी एक्सटेंड हो गई, अगर करंट की रेंज एक्सटेंड हो गई तो आपकी ये जो स्केल है वो अभी क्या हो गई, रॉन्ग इंडिकेशन देगी। रॉन्ग इंडिकेशन मीन्स व्हाट, कि जो रीडिंग मिलेगी आपको वो एक्चुअल रीडिंग जो है पावर की नहीं होने वाली, वो एक्चुअल रीडिंग आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी, ठीक है ना। वोल्टेज के लिए सेम उन्होंने क्या बोला है, ये आपके पास टर्मिनल्स है 300, 150, तो आपका जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट करोगे। बाय मीन्स लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि 230 वोल्ट सप्लाई है, तो आप लोग 200 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट करोगे क्या, नहीं, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है। 300 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट करोगे क्या, हाँ, तो ऐसे आप लोग 300 वोल्ट की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज रेंज के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म। अब ये हमने क्या सीखा है, यहाँ पे करंट एक्सटेंशन कैसे कर सकते हो। अगर B1 B2 कनेक्टेड है मतलब करंट रेंज कम सिलेक्टेड है, अगर E1 B2 एंड E2 B1 कनेक्टेड है इसका मतलब करंट की रेंज क्या हुई है, एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैट मीटर का मॉडल। नाउ लेट्स टेक अबाउट द कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, स्टार्टिंग में देखो ये ए मीटर का जैसा दिखाया है, इसका मतलब क्या है, हमारे करंट की रेंज क्या है 0 से 5 एम्पियर, इसका मतलब अभी करंट क्या है, कम है। देखो ऐसा एग्जांपल लिया उन्होंने, एक लैंप लोड है हमारे पास और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर का पावर कंजम्पशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक वैट मीटर यूज़ किया है, ठीक है। तो वैट मीटर की फुल स्केल रीडिंग देखो यहाँ पे कितनी है, मतलब कि जो लास्ट रीडिंग वो दिखा सकता है ऑन अ स्केल। यहाँ पे स्केल के ऊपर जो लास्ट रीडिंग होगी ना वो उसकी कितनी है, यहाँ पे 1500 वैट्स तक की है, ठीक है। और क्या है आपका वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज है अराउंड 230, राइट। अगर 230 वोल्टेज रेंज है तो आपको वोल्टेज कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे वैट मीटर के लिए, 300, क्योंकि जो स्केल है आपकी वो क्या प्रोवाइड करती है, 100, 150 एंड 300। तो 150 तो कम हो जाता है, तो आपको यूज़ कौन सा करना है, 300 रेंज वाला, ठीक है। सो आपका जो वोल्टेज होगा आप 300 वाला सिलेक्ट करोगे। और करंट जो है आपका 5 एम्पियर तक का है, तो आपको करंट की रेंज क्या सिलेक्ट करनी है, 5 एम्पियर। तो इसके लिए आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट के लिए। करंट जो है आपका 5 एम्पियर तक कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसा आपको कनेक्शन करना है। तो 5 एम्पियर के लिए आप लोग क्या करोगे, B1 और B2 के बीच में एक मेटल की लिंक लगाओगे ऐसे, तो आपका करंट का रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। अभी वोल्टेज रेंज सिलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 230 वोल्ट है सप्लाई तो आपको 300 वाला जो टर्मिनल है वो आपको V से कनेक्ट करना पड़ेगा, सो न्यूट्रल की लाइन जो है वो यहाँ से जाएगी, 300 से जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो V टर्मिनल है ये कौन सा वाला होगा आपका, 300 वोल्ट रेंज वाला होगा, ठीक है, वहाँ से वो न्यूट्रल को जा रही है, तो ऐसे कनेक्शन करने पड़ेंगे। देन ये हो गया आपका, मतलब वोल्टेज रेंज भी सिलेक्ट हो गई।
अब आपको सिर्फ मेजरमेंट करना है और जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को नोट डाउन कर लेना है। सपोज से 500 वैट्स की रीडिंग आई तो वो रीडिंग आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और जो रीडिंग आएगी उसको आपको लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है। ये लास्ट आपका प्रोसेस रहता है। नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर करंट की जो रेंज है वो एक्सटेंड हो गई है 10 एम्पियर तक, ठीक है। 10 एम्पियर तक एक्सटेंड हो गई है, वोल्टेज तो सेम है, पावर फुल स्केल रिफ्लेक्शन है आपका 1500 वैट्स, ठीक है। तो ये केस है आपका, यहाँ पे सिर्फ करंट रेंज एक्सटेंड हुई है। तो कनेक्शन जो है, जो कनेक्शन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, लेट मी टेल यू। अगर 10 एम्पियर है तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो चेंज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल B1 B2 को डिस्कनेक्ट करो, E2 B1 को कनेक्ट करो, E1 B2 को कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है वो आपका हो जाएगा 10 एम्पियर के लिए, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर हो गया। 300 वोल्ट है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वोल्टेज का जो टर्मिनल है V वो जाएगा न्यूट्रल को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे V जो है वो 300 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे करके आप कनेक्शन कर सकते हो। ये हो गया आपका कनेक्शन का। अगर आप ये टर्म्स पढ़ोगे ना जो लिखे हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर, आप पॉज करके देख भी सकते हो कि क्या लिखा है वहाँ पे। और ये टर्म्स जो है रिलेटेड है आपके डायग्राम्स को, जैसे मैंने बताया ना आपको कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो है वो, ठीक है। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बताया, एक सिंगल फेज सर्किट हैविंग लोड रेटिंग ऑफ 230 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। जो लोड है आपका वो 230 वोल्ट पे वर्क कर रहा है और 5 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की रेंज क्या लेनी पड़ेगी, 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर लेना है तो टर्मिनल कौन से कनेक्ट करने पड़ेंगे, B1 और B2 कनेक्ट करने पड़ेंगे। वोल्टेज कितना है 230 के लिए आपको वोल्टेज टर्मिनल कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा, 300 वोल्ट वाला, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्शन करो। सेकेंड केस है जिसके अंदर लैंप लोड जो है उसकी रेटिंग क्या है 230 वोल्ट एंड करंट रेटिंग इज 10 एम्पियर। तो करंट रेटिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गई है। अगर करंट रेटिंग इंक्रीज होती है तो कनेक्शन क्या करने पड़ेंगे आपको, B1 E2 और E1 B2 को कनेक्ट करना पड़ेगा मेटल की लिंक से। और वोल्टेज टर्मिनल तो सेम आएगा आपका 300 वोल्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनेक्शन डायग्राम, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर एक रीडिंग लेने के बाद आपको चेक करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। आपने कोई भी रीडिंग ली, सपोज स्केल के ऊपर 50 वैट्स की रीडिंग दिखा रहा है, तो आपको उसको भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है हर बार कोई भी रीडिंग आए। तब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे मेजर करोगे आप, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज नथिंग बट वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos 5 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अभी वोल्टेज मतलब क्या, आपके वोल्टेज की रेंज, करंट मतलब क्या, आपका करंट का रेंज, cos 5 मतलब पावर फैक्टर जो भी होगा वो, उन सब को डिवाइड करना है आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन से। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, जो भी आपका मीटर है उसकी जो लास्ट रीडिंग होगी वो आपकी होगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट केस। पहले केस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और लोड जो है हमारा कौन सा लोड है, लैंप लोड है। लैंप लोड में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी मतलब 1। तो हमारे दोनों केस में लैंप लोड था, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर उन्होंने हर बार क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस में हमारा लोड क्या था 5 एम्पियर और 230 वोल्ट का, राइट। सो उसके लिए हमने रेंज, वोल्टेज रेंज क्या सिलेक्ट की थी, 300 वोल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट केस। क्या है आपका, वोल्टेज क्या था 300 वोल्ट, करंट क्या था 5 एम्पियर, पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड है इसलिए 1 यूनिटी, ठीक है। डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है आपका 1500 वैट्स। जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम जो रीडिंग आपका वैट मीटर दिखा सकता है वो है 1500 वैट्स। तो ऐसा करने पे आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आया है फर्स्ट केस के लिए 0.1 मतलब 1 यूनिट। तो आप देखो, सपोज टू से मेरा आंसर आया था, वैट मीटर के ऊपर आपने रीडिंग देखी 750 वैट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया 750 वैट्स। नाउ नेक्स्ट केस में करंट की रेंज अलग थी, राइट, 10 एम्पियर थी, वोल्टेज हमारा 300 रेंज में था। तो हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 300 इंटू करंट रेंज 10 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1500 जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो ऐसे करने पे आपका आंसर आएगा 2। तो सपोज टू से आपका जो रीडिंग था 750 वैट्स था, अभी वो रीडिंग को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो 2 से, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 1500 वैट्स। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो जो भी रीडिंग हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा,
जो एक्चुअल आंसर आता है। तो ये हो गया यूज़ ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करेंगे। नाउ प्रोसीजर एंड कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग शोन बाय द पॉइंटर ऑफ द प्रिंटेड स्केल विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द 1। केस 1 में क्या था हमारा पावर फैक्टर, सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया था 1। तो जो भी कोई रीडिंग आपको वैट मीटर के ऊपर मिलेगी, सपोज टू से 100 वैट्स आपने रीडिंग ली, तो उसको क्या करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। नाउ लेट्स से गिवन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। द रीडिंग शोन बाय द पॉइंटर ऑन द स्केल इज 200 वैट्स। द रीडिंग टू बी नोटेड दैट, देखो जो स्केल पे पॉइंटर जो बता रहा है वो है 200 वैट्स। तो आपको रीडिंग कैसे निकालनी है 200 वैट्स इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 200 वैट्स पहले केस के लिए। नाउ लेट्स से सेकेंड सेट ऑफ रीडिंग, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्केल जो सॉरी सेकेंड केस जो था उसके लिए देखेंगे। सेकेंड केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना था 2, राइट, क्योंकि वहाँ पे करंट रेंज थी 10 एम्पियर, डबल हो गई ना, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया। तो अभी देखो कि सपोज ऐसे केस में अगर स्केल के ऊपर आपकी रीडिंग आ रही है 550 वैट्स, तो वो जो रीडिंग है उसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा आपका आएगा अराउंड 1100 यूनिट्स। सो ये जो रीडिंग है आपकी एक्चुअल रीडिंग जो आप नोट डाउन करोगे वो होगा आपका पावर कंजम्पशन, ठीक है। तो ऐसे आपको रीडिंग लेनी है हर बार, ओके। नाउ एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ वैट मीटर, कि वैट मीटर की रेंज एक्सटेंड कैसे करें। तो जैसे कि आपको पता है कि जो M और L के बीच में कॉइल कनेक्टेड रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट कॉइल, और C और V के बीच में जो कनेक्टेड रहती है उसको बोलते हैं वोल्टेज कॉइल, ठीक है। तो हमको अगर रेंज एक्सटेंड करनी है तो करंट की रेंज एक्सटेंड करने के लिए करंट कॉइल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वोल्टेज की रेंज एक्सटेंड करने के लिए वोल्टेज कॉइल की रेंज एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं करंट की रेंज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन सप्लाई लाइन है, सॉरी लेट मी शो यू करेक्टली, ये आपकी सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन से जो ये आ रहे हैं कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है वैट मीटर वहाँ पे कनेक्ट करना है लोड और सप्लाई के बीच में, ठीक है। तो ये पूरा एक वैट मीटर है जो कि लोड और सप्लाई के बीच में कनेक्टेड है ताकि वो पावर मेजर कर सके। तो अभी ये एक नॉर्मल वैट मीटर है और ये जो सेक्शन है वो दिखा रहा है कि उसकी रेंज एक्सटेंड की जा रही है। वो कैसे, तो करंट कॉइल को हमने क्या किया एक ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कनेक्ट किया CT से, करंट ट्रांसफॉर्मर से। तो करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है करंट को स्टेप डाउन या स्टेप अप करता है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है स्टेप डाउन कर रहा है। सपोज मेन लाइन में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको स्टेप डाउन कर देगा अराउंड 5 एम्पियर। तो इससे क्या होता है आपको रीडिंग जो है इन टर्म्स ऑफ 100 एम्पियर मिल जाएगी, मतलब आप ज़्यादा करंट मेजर कर सकते हो। और आपका वैट मीटर आप जो यूज़ करेगा वो कौन सी रेंज का होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर की रेंज का होगा। तो आप ज़्यादा करंट इससे मेजर कर सकते हैं। अभी वोल्टेज कैसे आप करोगे, तो वोल्टेज के लिए आप क्या करोगे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर लोगे। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या करता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो सपोज टू से सिस्टम है आपका 1000 वोल्ट का, वोल्ट उसका वोल्टेज रेंज क्या है 1000। वो जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है उसको रेंज क्या कर देगा अराउंड 100 वोल्ट। तो आपका जो वैट मीटर है आप लोग कौन सा लोगे सिर्फ 100 वोल्ट का लोगे, और वो क्या है वो मेजर कितना कर पाएगा 1000, ठीक है। तो इतना वोल्टेज वो इजीली मेजर कर पाएगा। तो आपको रीडिंग क्या है ज़्यादा पावर की रीडिंग भी इजीली मेजर करते आएगी यूजिंग स्मॉल रेंज ऑफ वैट मीटर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विज। इन लिस्ट हाउ मेनी मिनिमम टर्मिनल आर देयर ऑन अ वैट मीटर। कितने टर्मिनल आपने देखे MLC 3 टर्मिनल, एंड VK अलग से 3 टर्मिनल, एंड करंट के लिए हमने 4 टर्मिनल देखे B1 B2 E1 E2, राइट। ऐसे अलग अलग टर्मिनल से आपको ये कैलकुलेट करना है कितने होते हैं टोटल। डिफाइन नॉमेनक्लेचर फॉर द टर्मिनल ऑफ द वैट मीटर। M का मतलब मेन, L का मतलब लोड, C का मतलब कॉमन टर्मिनल, V का मतलब वोल्टेज टर्मिनल, ठीक है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द रेंज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट फॉर द पर्टिकुलर लोड इज सिलेक्टेड इन वैट मीटर अकॉर्डिंग टू लोड टू बी कनेक्टेड। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन यू हैव टू डू, राइट। एक असाइनमेंट है आपको कि कैसे ये सब प्रोसेस हमारी हुई है उसको आपको थोड़ा सा लिखित में देना है, मतलब एक असाइनमेंट है आपको कि डिस्क्राइबिंग द हाउ द रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन बी एक्सटेंडेड इन अ वैट मीटर। फोर्थ पॉइंट इज नेम द टर्मिनल ऑफ करंट रेटिंग सिलेक्शन ऑन अ वैट मीटर। करंट रेटिंग सिलेक्शन करने के लिए कौन से टर्मिनल यूज़ किए हमने B1 B2 E1 E2,
राइट, दैट्स सिंपल। ओके, सो यहाँ तक हमने आज सीखा है, राइट, कैसे वोल्टेज रेंज एक्सटेंड होती है, कैसे करंट रेंज एक्सटेंड होती है, कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट